सर एक सेकंड वन पिक्चर साथ में एक मैम सामने देखिए सर थोड़ा सा इधर शिफ्ट प्लीज थोड़ा मैम आपके राइट साइड में ये बोथ ऑफ यू राइट सर मैम बोथ ऑफ यू राइट मैम ये सेंटर मैम वन मोर राइट साइड बोथ ऑफ यू मैम नेक्स्ट मैम टू योर राइट या बोथ ऑफ यू राइट टू योर राइट मैम सेंटर मैम आपके राइट सर मैम मैम सेंटर मैम आपके राइट में सेंटर मैम आपके राइट मैम सेंटर मैम वन मोर मैम आपके राइट में मैम राइट में मैम आपके राइट में मैम राइट में या मैम ये सेंटर मैम वन मोर एक्सक्यूज मैम अरे नॉकआउट वाले अभी फ्रंट से Check, hello, check, hello, check, hello. सतीश सर आप एक सतीश जी यहाँ पे सर आपके राइट में सतीश सर आपके राइट में सर आपके राइट सतीश जी राइट में आपके सतीश सर यो सतीश शिवाजी सतीश जी सर जी कोई मुझे कह रहा था उन्होंने संन्यास लिया सर एक फोटो है शिवाजी आगे जाएंगे तो फिर निकलने सर सलीम सर यहाँ पे ये साइड और जोर से और थोड़ा लेफ्ट की तरफ सुनो जी वहाँ पे चलो जी सामने
सर आप आओ पहले आप आओ नहीं सर आप आओ इधर आओ ना सर यो अब ये कागज ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप पढ़ो मैम शिवा जी एक फोटो सर शिवा सर एक फोटो सोनम मैम सोनम जी आप पीछे हो जाओ, आप पीछे बता देना कभी। बोलो यार। सोनम जी स्टैंड अप। सबकी मिलकर तो घर जा सकते हो। प्लीज 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 Good evening. I'll request everybody to settle down and take their places. Thank you. मैम यहाँ पे मैम दिस वन। अरे इवेंट स्टार्ट ही नहीं होगा भाई मैम एक साथ सोनम जी सोनम यहाँ पे राइट आइए सोनम जी आप चलना ओके थैंक यू इवेंट नाउ चलो चलो बताशा तेरी खातिर लाया था मैंने तेरे एक ख्वाब को लिखा जवानी जिसमें तुम एक 3 साल की बच्ची थी जिस जहन से कच्ची थी सच्ची थी ठेठ झूठ की जेठ झूठ की शिकर दोपहरी जिस जहन को दुनिया पुख्ता कर इस किताब के बारे में ये असल में किताब ये नज़्में वो नज़्में हैं जो जब आप पे कोई प्रेशर नहीं होता आप लिखना चाहते हैं रोमांटिक लिखना चाहते हैं क्योंकि इंसान असलियत में एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का जीव है। तो ये वो रोमानियत है जो आज की रोमानियत है, वो रोमानियत जो मौजूदा दौर में रोमांस करते हुए भी रियलिटी को नहीं भूलती। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आने के लिए। स्टील खड़े हो दो सुभाष खड़ा हो जा। थैंक यू। और जैसा कि मैं कह रहा था कि नज़्में आज बाहर जानी है दुनिया में, आप सब उनको पढ़ सकेंगे, लेकिन सबसे पहले एक पोएट की इसमें आपको बड़े वो किरदार मिलेंगे जो आपके आसपास है, शायद आप भी हैं, जो आज का प्यार है, जो आप जैसा कि आगे देखेंगे कॉफी घर से खैर एक पर्टिकुलर पोयम जो अब वो पढ़ने जा रहे हैं ख्याल में
उस बारे में उसकी एक विंडो है, एक उसका मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको, इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। हल्का क्षेत्र को कहते हैं को। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो। मैं इस यकीन पे मरूं कि मैं सिर्फ उसी का। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो। मैं इस यकीन पे मरूं कि मैं सिर्फ उसी का हूं। वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए, वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए। वो अपने वहम से उठकर यकीन हो जाए। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके भूल जाऊं, कभी खुद को रख दिया था कहीं। मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके भूल जाऊं, कभी खुद को रख दिया था कहीं। वो अपने आप को रख के नसीब में मेरे उम्र भर फिक्र ना करे अपनी। वो अपने आप को रख के नसीब में मेरे उम्र भर फिक्र ना करे अपनी। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है, वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है, उसे खराश तो आई है मगर मामूली। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है, उसे खराश तो आई है मगर मामूली। वो अनसुना जो अभी उसके दायरों में नहीं, उसी ने बात बढ़ाई है मगर मामूली। क्या बात? वो अनसुना जो अभी उसके दायरों में नहीं, उसी ने बात बढ़ाई है मगर मामूली। वो अपने लहजे को अल्फाज से जुदा कर दे, या मेरी सोच को परवाज से जुदा कर दे, जो हर उड़ान में उसकी तरफ ही जाती है। मैं अपने जज्बे को तरतीब से जुदा कर दूं, या अपने आप को तहजीब से जुदा कर दूं, ये बात मेरी समझ में तो कम ही आती है। ये खबर झूठ भी तो हो सकती है, ये खबर झूठ भी हो सकती है। मैं भला क्यों इसे सही मानूं? मेरा दिल गवाही देता है, मेरा ख्याल है वही मानूं। हाँ मगर इस लम्हे खबर ये है, मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। मैं अपने जज्बे को तरतीब से जुदा कर लूं, या अपने आप को तहजीब से जुदा कर लूं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब जो अगली नज़्म आपके सामने पढ़ने वाली है। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। अजनबी सी बेचैनी जालीदार अंधेरे में सर छुपाए बैठी है। क्यों नींदे हैं उसके पास देने को, पर छुपाए बैठी है। चांद के लिफाफे में चांदनी के दाने हैं, कुछ अंधेरे अपने हैं और कुछ बेगाने हैं। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। खालीपन के हाथों में शाम का सन्नाटा है,
और तू निशाने पर। खालीपन के हाथों में शाम का सन्नाटा है और तू निशाने पर। बाद की दरारों से दर्द टपक जाएगा तेरे पास आने पर। सांस कोई आड़ी है, काटती है जो मुझको, बोल ही दिया आखिर आज मैंने सच तुझको। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। हर खुले दरीचे में कोई राज रहता है, सबकी आंख से ओझल। बेख्याली में अश्क जैसा हल्का जो, अश्क जैसा ही उछल। मौसमों के झुरमुट में याद की सियासत पर तू ही राज करती है, ख्वाब की रियासत पर अब तुम्हारी मर्जी है। मैं पहले तो इरशाद भाई से और आप सबसे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। मेरे रीडिंग के बाद शायद ये पोइट्री ना लगे, इसलिए प्लीज़ बेयर विथ मी। मैंने पूछा इनसे कि सबसे शॉर्टेस्ट पोएम कौन सी है बुक में, वो मुझे दे देना प्लीज़। तो आईना करके आई थिंक इससे शॉर्ट पोएम नहीं लिखी है इरशाद भाई ने, तो आई एम गोइंग टू रीड आईना फॉर यॉल, प्लीज़ बेयर अप। 4th स्टैंडर्ड के बाद शायद ही मैं अभी पोइट्री पढ़ रही हूँ। आईना। कभी आईने सी बात पे वो फूल सा निखर गया, कभी आईने सी बात पे वो टूट के बिखर गया। कभी आईने से छूटकर खोया रहा तारीफ में, कभी आईने से रूठकर गोया रहा तकलीफ में। यू कैन से वाह वाह इफ यू वांट। वो आईने की हिफाजतों में अक्स बनकर रह गया, वो खास था पर आम सा एक शख्स बनकर रह गया। वो आई ना अदा उसे कि वो बने कातिल मेरा, सुनाई ना सदा उसे जो दे रहा था दिल मेरा। आईने की दोस्ती भी जख्म का व्यापार है। तो टाइम पे गाना दे देते हैं, तो ये बहुत ही अलग है, अलग दूसरे राइटर से, और वक्त से पहले दे देते हैं। और अगर उन्हें कहो कि ये लाइन में मजा नहीं आया, वो आर्ग्यू नहीं करते हैं उसके बारे में, वो 10 और लाइन्स लिख कर देते हैं। आई हैव नेवर मेट एनीवन एज हम्बल, एज मॉडेस्ट। और वो पहले तो मेरे साथ काम, क्या सब लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते पहले क्या? तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, ही टोल्ड विशाल शेखर कि मेरे पास टाइम नहीं है। आई कॉल्ड अप, आई डिडंट नो हिम एट ऑल, आई पिक्ड अप द फोन एंड आई सेड आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर डूइंग माई मूवी। क्योंकि मैंने रॉकस्टार के गाने जब सुने, मुझे लगा कि पहली बार द lyrics are making the music sound better. So I knew I had to work with him, and I hope that I always work with him, despite me reading the poem like this. Thank you very much, Farah. अगली नज़म पढ़ेंगे इरफान भाई। बहुत सालों बाद मैं आज इनको देख रहा हूँ। इनके बारे में मैं एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। बहुत सालों पहले हमने साथ में 2 दिन के लिए शूटिंग की थी। आप भूल चुके हैं। तो एक सीरियल थी छोटी सी, अहमदाबाद में हम लोग शूट करते थे और मैंने लिखी थी, और उसमें ये एक राइटर का किरदार कर रहे थे, इसलिए ये बात बताना ज़रूरी है। तो उसमें एक राइटर का किरदार कर रहे थे और शॉट ये था कि एक झूले पे बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो मुझसे पूछा कि भाई क्या लिख रहा हूँ मैं। मैंने कहा वो तो हम आप बस बैठे बैठे कुछ लिखो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक पैड और पेन दो। मैंने दे दिया। तुम वहां क्यों हो? तुम वहां क्यों हो जहां हो? तुम वहां क्यों हो जहां हो? इधर आओ। इतना ही ना।
तुम वहां क्यों हो जहां हो, इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। वाह। छांव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल, वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। छांव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल, वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। रोक के अलावा किसी चीज पर रोक नहीं जहां जीना और होना मायने बदल रहा है। जिक्र जहन में है और कुहासा छट रहा है। रूह की रगों में बढ़ रहा है। लिबास का फिक्र नहीं, लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं। काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं। ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं। काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं। ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरे की लगाम थामे कलाओं से पता पूछते हुए। कला इज स्पेस। रखते हुए अंधेरे की लगाम थामे कलाओं से पता पूछते हुए, ठीक से जरा पहले सच के पास एहसास के किनारे जिंदगी के मोड़ पर आखिरी घर मेरा है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। ये परमानेंट एड्रेस है इरशाद भाई आपका या कभी कभी जाते हैं? बहुत खूब। एक ब्रीदर की जरूरत है हम सबको, लेकिन हम जारी रखेंगे ये सफर। अगली नज्म जो पढ़ने वाली हैं वो खुद एक नज्म की तरह खूबसूरत है, सोनम। और जैसा कि हमारे इंडस्ट्री की हीरोइनों के बारे में कहा जाता है, ये वैसी थोड़ी नहीं है। मैं जितना थोड़ा बहुत इनके बारे में जानता हूँ, ये आपको कभी सेट पे हाथ में ब्रूस चैटविन की सॉन्ग लाइन्स लेके चलती हुई भी नजर आ सकती हैं। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स सोनम। तो ये इंटेलिजेंट हैं, पढ़ती हैं और बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अब आगे मैं क्या बोलूँ, ये खुद ही पढ़ेंगी, आप देख लीजिए। एक खिड़की दे रहा हूँ। खुसरो की पहेली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है। खुसरो की पहेली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है। हर वक्त मुझे समझाओ ना, कुछ समझो भी। अगली आवाज सोनम की। मैं अंधी हूँ और मैं किताबें अंग्रेजी में पढ़ती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, इवन दो आई एम अ हिंदी फिल्म एक्टर। रोएदार प्याली। बाहर से मदमस्त नशे की रोएदार प्याली है, अंदर से खाली खाली है। बाहर से मदमस्त नशे की रोएदार प्याली है, अंदर से खाली खाली है। 17 साल की नाजुक टहनी, झुकी नजर से गजलें कहनी, जाने लब है दो मिस्री। 17 साल की नाजुक टहनी, झुकी नजर से गजलें कहनी, जाने लब है दो मिस्री। मिस्री की पानी की नदियाँ मर्जी से बल खाती है। मिस्री की पानी की नदियाँ मर्जी से बल खाती है। सुर्ख मोगरे से पल में अंगार अनल हो जाती है। गुस्सैल नजर की खिड़की पर काजल का पर्दा काला है। I love this line right now. हालांकि है ये खबर कोई ना भीतर झांकने वाला है। हालांकि है ये खबर कोई ना भीतर झांकने वाला है। एक सांकल नीम खामोशी की जज्बात के दर पे डाली है, अंदर से खाली खाली है। खुसरो की पहली सी उलझी
ये उम्र गुजारिश करती है। खुसरो की पहली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है। हर वक्त मुझे समझाओ ना होगी। वाह। सॉरी। सोनम, आपके लिए भी मेरे पास एक सवाल है इरशाद भाई से जुड़ा हुआ कि आपने इनके गानों पे परफॉर्म किया है, आपने और भी गाने इनके सुने होंगे। आप बता दीजिए अब कि कौन सा गाना आपके बेहद करीब है, आपको है। एक है रांझना, विच इज़ मेरे लिए सबसे स्पेशल फिल्म, एंड एक गाना है तुम तक, मेरी हर मनमानी। मैं बहुत बुरा गाती भी हूँ तो मेरी हर मनमानी बस तुम तक। इट्स बहुत ही खूबसूरत लव सॉन्ग है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आरती, लाइक अ प्रेयर, लाइक a bhajan, like a Sufi, but it's got a vibe of Banaras, of Varanasi, which is a very religious place. So the love is almost like a worship, और वो आपको उनके lyrics में सुनाई देता है. It's a repetition, and for me that made me act more. The song was written for the character, for Zoya, so it made me feel very special. तो एक और नज़्म इरफान भाई से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक विंडो देना चाहता हूँ, जैसे हर बार मैं कर रहा हूँ, एक खिड़की इरशाद भाई की पोइट्री समझने के लिए, जो इरशाद भाई का लिखा हुआ है। मुझको जीने का सलीका ना सिखाया जाए, मुझको जीने का सलीका न सिखाया जाए, चलते सूरज को रास्ता न दिखाया जाए। इरफान भाई। इरशाद भाई ने इस किताब के अंदर अपनी पूरी पोइट्री के पहले कुछ 4-4 लाइनें लिखी हैं, उसका इंट्रोडक्शन है या कुछ है? एक विंडो है, एक खिड़की है उसमें झांकने के लिए। तो इस कविता, इस नज्म के पहले एक जो खिड़की है वो ये है, बचपन में गुम कितने किस्से, बचपन में गुम कितने किस्से, हर किस्से में मैं और तुम। वाह। एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, मिट्टी का बुत मनमाफिक बना रही है, उससे बतिया रही, तोड़ रही, तराश रही, हवा में उड़ा रही है। मिट्टी का साथ बच्ची नाच रही, गा रही है। बच्ची को समझाया जाता है, मिट्टी से मत खेलो, खेल नहीं है मिट्टी। बच्ची को समझाया जाता है, मिट्टी से मत खेलो, खेल नहीं है मिट्टी। बच्ची को मिट्टी से प्यार है। थपड़ाया जाता है, मिट्टी गंदा कर देगी, हाथ पैर चेहरा बाल, लग जाएंगे दाग, मिट्टी से दूर रहो। बच्ची को थपड़ाया जाता है, मिट्टी गंदा कर देगी, हाथ पैर चेहरा बाल, लग जाएंगे दाग, मिट्टी से दूर रहो। बच्ची को मिट्टी से सचमुच प्यार है। धीरे धीरे बच्ची समझदार हो जाती है। मिट्टी को मिट्टी मानना कोई छोटा सबूत नहीं समझदारी। वाह। समझदार होकर कहाँ हो सकता है प्यार, जैसा कि इस कहानी में बच्ची को मिट्टी से था। बच्ची समझदार है, उसे मिट्टी से प्यार नहीं। समझदार होकर कहाँ हो सकता है प्यार, जैसा कि इस कहानी में बच्ची को मिट्टी से था, जिसमें तुम बच्ची थी और मैं था मिट्टी। अगली आवाज इरशाद भाई। ये देख लीजिए, एक नज्म है जिसका उन्वान है मैं तो अगला मोड़ हूं, मैं तो अगला मोड़ हूं। सर्द आंखों को सुलगता ख्वाब देकर जाऊंगा,
सर्द आंखों को सुलगता ख्वाब देकर जाऊंगा, मैं किसी चेहरे को अपनी ताब देकर जाऊंगा, जिनकी किस्मत में अंधेरा लिख रहा है आसमां, उनके हाथों में नया महताब देकर जाऊंगा। जी सकोगी तब तलक उम्मीद में, जी सकोगी तब तलक उम्मीद में, जब यकीन खुद पे तुम्हें हो जाए तो बेसाख्ता आ जाना मेरी नींद में। जी सकोगी तब तलक उम्मीद में, जब यकीन खुद पे तुम्हें हो जाए तो बेसाख्ता आ जाना मेरी नींद में। ख्वाब मेरा तू भी है और भी दो चार हैं, ख्वाब मेरा तू भी है और भी दो चार हैं, ढूंढते हैं जो ताबीरें मेरी हर एक बात में, बैठे रहते हैं सिरहाने अध जगह से रात में। कॉफी घर के इश्क से आगे गुलाबों से परे, कॉफी घर के इश्क से आगे गुलाबों से परे, सिगरेटों के सुरमई धुएं शराबों से परे। एक मोहब्बत और भी होती है इतना जान ले, शहर में तन्हाई के डर से दबावों से परे। एक मोहब्बत और भी होती है इतना जान ले, शहर में तन्हाई के डर से दबावों से परे। आ वहां जाएं जहां ना जिस्म है ना ख्वाहिशें, ना धोखा है ना दर्द है, ना फर्ज ना फरमाई, ना हुस्न पे पाबंदियां, ना इश्क की आजमाइशें। आ वहां जाएं जहां न जिस्म है ना ख्वाहिशें, ना धोखा है ना दर्द है, ना फर्ज ना फरमाइशें, ना हुस्न पे पाबंदियां, ना इश्क की आजमाइशें। क्यों तेरी आंखों के नीचे यूं स्याही आ रही, क्यों तेरी आंखों के नीचे यूं स्याही आ रही। कह दे मुझसे कौन सी तकलीफ है जो खा रही, बात है तुझ में भी कोई भूलती क्यों जा रही। भूल मत कि इश्क भी एक रस्म है इस देश की, भूल मत कि इश्क भी एक रस्म है इस देश की। बाकी रस्मों की तरह जो हो रही है खोखली, ना उदासी की दवा ना तोड़ है तन्हाई का, खूबसूरत अक्स है ये झूठ की परछाई का, खूबसूरत अक्स है ये झूठ की परछाई का। इससे पहले जिस्म तेरा जर्द हो नापाक हो, तू कहीं अंदर ही अंदर टूट जाए खाक हो। मुझसे तू तकलीफ अपनी बोल दे बेबाक हो, मुझसे तू तकलीफ अपनी बोल दे बेबाक हो। जो तेरा हिस्सा नहीं वो जुल्म सहना इस तरह, जो तेरा हिस्सा नहीं वो जुल्म सहना इस तरह। शाम की दहलीज पर खामोश रहना इस तरह, अपनी ही आंखों से आंसू बन के बहना इस तरह। देख कोई ख्वाब तू चाहत की चादर से बड़ा, देख कोई ख्वाब तू चाहत की चादर से बड़ा, मरियम के एहतराम से सीता के आदर से बड़ा। मैं तो अगला मोड़ हूं इस राह में फिर आऊंगा, मैं तो अगला मोड़ हूं इस राह में फिर आऊंगा। तेरे दिल की सूनी सी दरगाह में फिर आऊंगा। जा रहा हूं इस घड़ी तेरे ख्यालों से परे, लौट कर लेकिन तेरी परवाह में फिर आऊंगा। जी सकोगी तब तलक उम्मीद में। वाह, भूल मत कि इश्क भी एक रस्म है इस देश की, बाकी रस्मों की तरह जो हो रही है खोखली। लेकिन जब तक इरशाद भाई लिख रहे हैं तब तक तो ये रस्म खोखली होने वाली है। काफ़ी खूबसूरत है जिस तरह से वो अपने शब्दों को पिरोते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। आप एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत अदाकारा हैं। आप अपने शब्दों के जरिए, अपने बोल के जरिए अगर उनके जो कविताएं हैं आप कहती हैं, आप बोलती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, लोग सुनना पसंद करते हैं उसे। तो आप किस तरह लेती हैं आप इन चीज़ों को? अगर आप इतने अच्छे से आप जनता के सामने आप इन कविताओं को पेश करती हैं तो कितना खास हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए? शुक्रिया। ऑब्वियसली इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी कविताएं और इनके जो
लिखे शब्द हैं वो इतने खूबसूरत हैं, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर और इनकी पोएट्री रिसाइट करूं। मेरा सवाल एक ये भी है कि फिलहाल अभी कुछ दिन पहले की बात है। दोस्त एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज अपना सवाल संभाल के रखिए। आज बहुत ही खास दिन है इस बुक के लॉन्च के लिए, बुक के सेलिब्रेशन और प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन एक और आज बहुत ही खास बात है, आज दीप्ति जी का बर्थडे है। तो दीप्ति जी के लिए एक केक है, हम अभी फटाक से वो केक काट लेते हैं और ये खुशी मना। इरशाद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहिए इस बुक के लिए। नज़्म आपकी जुबान से तो बहुत अच्छी, लेकिन सोनम की जुबान सुनकर आपके साथ मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे पता था, क्योंकि जब आप फिल्म में कोई किरदार निभाते हैं, असलियत में आप वैसे नहीं होते। क्योंकि मैं मिला हूँ, इन्होंने इनसे और इनके साथ वो पिक्चर्स भी की हैं, तीसरी हम कर रहे हैं सूरज जी की पिक्चर इकट्ठे, तो आई नो हर डर। तो मैंने इसके बारे में बोला ही नहीं, वो तो अब जग गया ही। तो मतलब वो मुझे पता है, मुझे लगा कि ये बहुत जस्टिफाई करेंगे। जनरेशन के लिए इस तरह की पोइट्रीज पढ़ना, बोलना बहुत ही पढ़ा। तो क्या आप पढ़ती हैं कविताएं? जी, मैं ऑनेस्टली मैं ज़्यादा लिटरेचर पढ़ती हूँ। कविताएं से मैं थोड़ा डरती हूँ। ऑनेस्टली मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कैसे लिखा गया, कैसे लिखते हैं लोग। एंड मुझे बहुत बार मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत समझ रही हूँ इस कविता से यहाँ पर। आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय इट, मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत है। एंड तो या मैं ज़्यादातर लिटरेचर पढ़ती हूँ। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादातर ऑनेस्ट भी हूँ। पर मैं गाने बहुत सुनती हूँ और फॉर मी a song without words is never complete. मतलब अब पर इस मुलाकात के बाद शायद अब आपको भी लिखने का शौक हो सकता है। जी, मुझे लिखने का बहुत शौक है, पर मैं कविताएं नहीं लिखती। फिल्म इंडस्ट्री आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, so honestly asking you with the off late AIB Please, no question about that. Why? This is about this is about book. She is here just because of this. एक सवाल मेरा आपसे है कि जो कमर्शियल राइटिंग होती है, फिल्म्स के अंदर जो गाने लिखने होते हैं और ऐसे जिस तरह से नज़्में लिखनी होती हैं, सो हाउ डू कैसे आप बैलेंस करते हैं कमर्शियल राइटिंग को और इस तरह के बुक के नज़्मों को, जब यानी दोनों जो किरदार हैं वो जो मैं बतौर गीत में सवाल समझ गया आपका, बतौर गीतकार जो मैं नहीं लिख पाया, एक्चुअली ये किताब उन थॉट्स की किताब है। जब आप किसी फिल्म के लिए लिखते हैं तो आप किसी किरदार में बंधे होते हैं, किसी कहानी में बंधे होते हैं, किसी सिचुएशन में बंधे होते हैं। लेकिन जब आप अपने लिए लिखते हैं तो ना कोई कहानी होती है, ना कोई सिचुएशन होती है, आप खुले तौर पे लिख सकते हैं।
और जो खुले तौर पे लिखा जाता है, अपनी मर्जी से लिखा जाता है, वही कविता, वही नज़्म होती है। और जो किसी है वो गीत बन जाता है। मैं गीत लिखते हुए भी कोशिश करता हूँ कि पोइट्री को थोड़ा सा बचा लिया जाए गीत लिखते हुए भी, लेकिन ये खालिस तौर से वैसी चीज़ें हैं जो खुले मन से लिखी हैं। सोनम, आपने कहा कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। ओह गॉड, आपने कहा कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, नो डाउट। ये फांसी का एक हो गया है, क्या कहेंगे? ऑनेस्टी एक, आपकी ऑनेस्टी का एक बड़ा बेहतरीन और बड़े तरीके से, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन अदाकार हैं इमोशंस के साथ, और आपने एक्सेप्ट किया कि आपकी हिंदी बहुत जो है वो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। हिंदी उर्दू जो कई शायरी नज़्में हिंदुस्तानी, पर ये उर्दू में उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तानी में लिखा है, हिंदुस्तानी में। हाँ, तो मिक्स जो एक इंग्लिश कहते हैं उर्दू और दर्जी ज़बान जो है, कभी आपको ऐसा जहन में आता है इतना अच्छा आप पढ़ती हैं तो आप भी इस तरह से कुछ लिखें? जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदी इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, पर और अंग्रेज़ी इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट लैंग्वेज, मैं बाइलिंगुअल, पर उर्दू नॉट सो मच। और फॉर्चुनेटली फॉर मी, जब मैंने सकीना का किरदार सावरिया में निभाया था, तब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मतलब आई हैड नो चॉइस, मुझे करना पड़ा। तो उसकी वजह से बीइंग इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर हम हिंदुस्तानी में ही एक्ट करते हैं, एंड उसकी वजह से, एंड बिकॉज आई गेट टू मीट all of them and get to meet people like Irshad sir and everyone, मेरी ज़बान थोड़ी साफ हो गई है। इरशाद जी और दोनों ही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लेटफॉर्म तो कोई रिएक्शन अगर आप लोग AIB पे देना चाहें? अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैंने देखा नहीं है तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं देखा होता देन आई कुड कमेंट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ देखा नहीं है। अगर जब मैं देखूंगी, क्योंकि मेरे भाई ने परफॉर्म किया उस पर, आई हैवंट सीन इट, एज सून एज आई सी इट नेक्स्ट इवेंट पे मैं कमेंट दूंगी 100%। ओके, तो थैंक यू, आई हैव नॉट सीन इट। अच्छा ईर्षा जी, अगर ऐसा जैसे अपनी नज़्में लिखी है, तो ऐसा भी कोई दौर आएगा जहाँ पर जिस तरह के शोज होते हैं, वैसे कोई किताब ऐसी लिखे जहाँ पर आप एकदम वल्गर हो जाए, ऐसा कभी ख्याल में आ सकता है आपके? अरे ऐसा तो कोई भी लिख रहा है, जाके देखिए ना स्टेशन पे कितना लिटरेचर वैसा भी लिखा जा रहा है, आप ही लोग पढ़ते हैं। नहीं सर, लेकिन आप अब जैसे एक स्टार है जो युद्ध है, जिनके एक युद्ध आइकॉन, जब वो उस तरह से करते तो क्यों हम उस बारे में हम बात नहीं करना चाहिए। आप कहना है कि आप पोएट्री लिखता है। फिल्मों को लेकर आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से, यानी रॉकस्टार अंजना के बाद जिस तरह के गाने सुनने को मिले? अभी तमाशा पे काम कर रहा हूँ, सूरज जी की पिक्चर है प्रेम रतन धन पाया, उस पे काम कर रहा हूँ अभी, और एक साजिद अली हैं जो पिक्चर। एक बहुत आपके ही जहन से जुड़ा सवाल जो है, और मेरे ख्याल से अभी की जनरेशन और जो पिछले जो 80s का दशक जिन्होंने देखा है, उनको ये सवाल ज़रूर जहन में उठता होगा। अभी तरह जिस तरह के गाने लिखे जाते हैं जिनमें उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और बिल्कुल कैप्टिवेटिंग टाइप की कॉम्पिटिशन्स की जाती है, यहाँ से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? आपको जमती हैं ये चीज़ें? बिल्कुल जमती है। मतलब देखिए, ऐसा है कुछ भी जो नाम लिखता हो वैसा तो लिखा नहीं जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वो बिक रहा है। हम कोई भी चीज़ आदमी अपने लिए जो लोगों को पसंद आ रहा है, या जिस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह की फिल्म होती है, या जिस तरह का किरदार होता है, उसी तरह का। आपकी नज़में तो बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसी चीज़ें आप लिखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे बेस नहीं दिखता हो, एक सेंटेंस में कोई बेस ना हो, कहीं पूरा वह तो कश्ती में लाइन, तो कुछ आपको ऐसा फील नहीं होता कि थिंग्स आर गोइंग व्हिच वे इस तरफ? अच्छा बुरा हमेशा से रहा है सोसाइटी में। पहचान आपको होनी चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक्चुअली ये किताब जो मैंने बाद में पढ़ी है, मैं तो अगला मोड़ हूँ, वो बेसिकली मैंने नौजवान लड़कियों के लिए ही पढ़ी है कि अपने आप को पहचानिए, आप कहाँ जा रही हैं, समझिए अपने आप को, आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी कुव्वत है। मोहब्बत के साथ मैंने बात किया, तो वो ऐसा नहीं अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जा रहा है। और अच्छा बुरा आप सड़क पे जाइए, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, चॉइस आपकी है कि विद हुम यू वांट टू टॉक और विद हुम यू। प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, ऐसा आपने बोला कि आपने वो वीडियो नहीं देखा,